हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। पढ़ना बहुत कुछ है और टाइम बहुत कम है, इसलिए क्लास में जुड़ जाइए। अभी से ही 8 बजे से क्लास स्टार्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, मौर्य प्रशासन में सूत्राध्यक्ष नामक केंद्रीय अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था। मौर्य प्रशासन में सूत्राध्यक्ष नामक केंद्रीय अधिकारी का मुख्य नाम क्या था, मुख्य कार्य क्या था। तो याद रखना है, मौर्य प्रशासन में सूत्राध्यक्ष नामक केंद्रीय अधिकारी का मुख्य कार्य जो है क्या था, तो कताई और बुनाई उद्योग वस्त्र विभाग की देखरेख करना था। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कताई और बुनाई उद्योग वस्त्र विभाग की देखरेख करना ही केंद्रीय अधिकारी का कार्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कंठ का शोधन किस प्रकार के न्यायालय कोर्ट को कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कंठ का शोधन किस प्रकार के न्यायालय कोर्ट को कहा जाता था। याद रखना है, किस प्रकार के न्यायालय कोर्ट को कहा जाता था, तो फौजदारी या आपराधिक न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों और उनके नेतृत्व करने वाले मुख्य व्यापारी को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों और उनके नेतृत्व करने वाले मुख्य व्यापारी को क्या कहा जाता था। याद रखना, मुख्य व्यापारी को क्या कहा जाता था, सारथवाह कहा जाता था, सारथवाह। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सारथवाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य में सिक्के की शुद्धता और उनकी ढलाई की जांच करने वाले सरकारी अधिकारी को क्या कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में सिक्कों की शुद्धता और उनकी ढलाई की जांच करने वाले सरकारी अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो याद रखना है, सिक्कों की शुद्धता और उनकी ढलाई की जांच करने वाले सरकारी अधिकारी को क्या कहा जाता था, रूप दर्शक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रूप दर्शक कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में सरकारी स्तर पर असली और कानूनी मुद्रा ढालने वाले विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में सरकारी स्तर पर असली और कानूनी मुद्रा ढालने वाले विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था। तो याद रखना, क्या कहा जाता था, लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में सरकारी स्तर पर असली और कानूनी मुद्रा ढालने वाले विभाग के प्रधान को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम का मुख्य प्रशासनिक प्रधान क्या कहलाता था। मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम का मुख्य प्रशासनिक प्रधान क्या कहलाता था। तो याद रखना है, ग्रामिक कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्रामिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में स्थानिक नामक प्रशासनिक अधिकारी कितने गांवों के समूह का राजस्व और कानून व्यवस्था संभालता था। मौर्य काल में स्थानिक नामक प्रशासनिक अधिकारी कितने गांव के समूह का राजस्व और कानून व्यवस्था संभालता था। तो याद रखना है, कितने गांवों का संभालता था, याद रखना है 400 गांवों का समूह को संभालता था। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 400 गांवों का समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 800 गांवों के केंद्र में स्थापित होने वाले बड़े प्रशासनिक मुख्यालय को क्या कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 800 गांवों के केंद्र में स्थापित होने वाले बड़े प्रशासनिक मुख्यालय को क्या कहा गया है। तो आपको याद रखना है, स्थानीय कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्थानीय कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य में प्रांतोच्चक्र के राज्यपाल या प्रशासनिक प्रमुख को जो आमतौर पर राज परिवार से होते थे क्या कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में प्रांतोच्चक्र के राज्यपाल या प्रशासनिक प्रमुख को जो आमतौर पर राज परिवार से होते थे क्या कहा जाता था। जो राज परिवार से होते थे कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले और सीमावर्ती किलों के रक्षक अधिकारी को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में साम्राज्य की सीमा की सुरक्षा करने वाले और सीमावर्ती किलों के रक्षक अधिकारी को क्या कहा जाता था। याद रखना है, सीमावर्ती किलों के रक्षक अधिकारी को क्या कहा जाता था, अंतपाल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंतपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में एक ही स्थान पर टिक कर काम करने वाले गुप्तचरों स्पाइस के समूह को क्या कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में एक ही स्थान पर टिक कर काम करने वाले गुप्तचरों स्पाइस के समूह को क्या कहा जाता था। तो याद रखना है, स्पाइस के समूह को संस्था कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो याद रखना है, ऐसे गुप्तचरों को घूम घूम कर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले गुप्तचरों को संचार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संचार। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, मौर्य प्रशासन में सम्राट को सीधे जनता की सीमाओं, समस्याओं और महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना देने वाले विशेष दूत को क्या कहलाते थे। मौर्य प्रशासन में सम्राट को सीधे जनता की समस्याओं और महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना देने वाले विशेष दूत को क्या कहलाते थे। तो विशेष जो दूत था उसे क्या कहा जाता था, प्रतिवेदक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रतिवेदक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध सप्तांग सिद्धांत 7 लिम्स ऑफ स्टेट के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध सप्तांग सिद्धांत 7 लिम्स ऑफ स्टेट के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है। तो याद रखना है, राज्य का 7वां अंग कौन सा है, तो मित्र आली है। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मित्र आली। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र पूरे साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध था। मौर्य काल में सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र पूरे साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध था। सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे प्रसिद्ध था। याद रखना है, काशी और वैंग जो है सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 15 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, काशी और वंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रयुक्त होने वाले सबसे प्रमुख उत्तर पश्चिमी व्यापारिक मार्ग कौन सा था। मौर्य काल में आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रयुक्त होने वाले सबसे प्रमुख उत्तर पश्चिमी व्यापारी मार्ग कौन सा था। तो याद रखना, उत्तर पश्चिमी व्यापारी मार्ग कौन सा था, तो उत्तरापथ था। क्वेश्चन नंबर 16 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तरापथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल की मानक राजकीय मुद्रा स्टैंडर्ड कॉइन क्या थी जिसका प्रयोग वेतन देने और कर चुकाने में होता था। मौर्य काल की मानक राजकीय मुद्रा स्टैंडर्ड कॉइन क्या थी जिसका प्रयोग वेतन देने और कर चुकाने में होता था। तो याद रखना है, पन का उपयोग जो है वेतन देने और कर चुकाने में उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में तांबे के बने छोटे सिक्के को विधिक रूप से क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में तांबे के बने छोटे सिक्के को विधिक रूप से क्या कहा जाता था। तो विधिक रूप से क्या कहा जाता था, मासक या काकनी कहा जाता था। मौर्य काल में तांबे के बने छोटे सिक्के को विधिक रूप से क्या कहा जाता था। तो आपको याद रखना है, विधिक रूप से मासक या काकनी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य काल में पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन कितने सदस्यों की समिति चलाती थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य काल में पाटलिपुत्र नगर का
प्रशासन कितने सदस्यों की समिति चलाती थी? तो याद रखना है, पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन कितने सदस्यों की समिति चलाती थी? तो याद रखना 30 सदस्यों की समिति चलाती थी। क्वेश्चन 19 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछे जा रहा है, मेगास्थनीज ने मौर्य कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में नगर का शासन चलाने वाले 30 सदस्यों की समिति को कुल कितनी उप समितियों में बांटा था? मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में नगर का शासन चलाने वाली 30 सदस्यों की समिति को कुल कितनी उप समितियों में बांटा था? तो याद रखना है, 30 सदस्यों की समिति को कुल कितनी उप समितियों में बांटा था? तो आपको याद रखना 6 उप समितियों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 6 उप समितियों में बांटा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछे जा रहा है, यूनानी विवरणों के अनुसार मौर्य सैन्य प्रशासन की देखरेख करने वाले केंद्रीय बोर्ड में कुल कितने सदस्य होते थे? यूनानी विवरणों के अनुसार मौर्य सैन्य प्रशासन की देखरेख करने वाले केंद्रीय बोर्ड में कुल कितने सदस्य होते थे? याद रखना है, केंद्रीय बोर्ड में कुल कितने सदस्य होते थे? तो 30 सदस्य होते थे। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है, मौर्य काल में युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करने वाले सर्वोच्च सैन्य कमांडर को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करने वाले सर्वोच्च सैन्य कमांडर को क्या कहा जाता था? याद रखना है, सर्वोच्च सैन्य कमांडर को क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नायक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा के दैनिक कार्यों, राजस्व और खर्चों का लिखित हिसाब किताब रखने वाले मुख्य कार्यालय को क्या कहा गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा के दैनिक कार्यों, राजस्व और खर्चों का लिखित हिसाब किताब करने वाले मुख्य कार्यालय को क्या कहा जाता था? याद रखना है, मुख्य कार्यालय को क्या कहा जाता था? अक्षपटल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अक्षपटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है, मौर्य प्रशासन में अक्षपटलाध्यक्ष नामक अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? मौर्य प्रशासन में अक्षपटलाध्यक्ष नामक अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? तो याद रखना है, अक्षपटलाध्यक्ष नामक अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? तो महालेखाकार, अकाउंटेंट जनरल और रिकॉर्ड को रखना था। मौर्य प्रशासन में अक्षपटलाध्यक्ष नामक अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व जो था, महालेखाकार, अकाउंटेंट जनरल और रिकॉर्ड रखना था। क्वेश्चन नंबर 24 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में विदेशों से आने वाले व्यापारियों और यात्रियों की देखरेख करने वाली नगर समिति को कौन सी समिति कहा जाता था? मौर्य काल में विदेशों से आने वाले व्यापारियों और यात्रियों की देखरेख करने वाली नगर समिति को कौन सी समिति कहा जाता था? तो याद रखना है, देखरेख करने वाली समिति को कौन सी समिति कहा जाता था? तो द्वितीय समिति कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द्वितीय समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है, मौर्यकालीन कर व्यवस्था में उत्संग किस प्रकार का कर था? मौर्यकालीन कर व्यवस्था में उत्संग किस प्रकार का कर था? तो उत्संग जो है किस प्रकार का कर था, याद रखेंगे, प्रजा द्वारा राजा को किसी उत्सव या पुत्र जन्म के अवसर पर दिया जाने वाला उपहार। मौर्यकालीन व्यवस्था में उत्संग किस प्रकार का कर था? तो उत्संग जो है पूजा द्वारा राजा को किसी उत्सव या पुत्र जन्म के अवसर पर दिया जाने वाला उपहार जो है उत्संग कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में माप तौल के पैमानों, बाटों और तराजू की शुद्धता की जांच करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में माप तौल के पैमानों, बाटों और तराजू की शुद्धता की जांच करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो बाटों और तराजू की शुद्धता जांच करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? याद रखना है, पोतवाध्यक्ष कहा जाता था। माप तौल और तराजू की शुद्धता की जांच करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? पोतवाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पोतवाध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है मौर्य साम्राज्य में निर्मित होने वाले राजकीय कारखानों और औद्योगिक इकाइयों के सर्वोच्च प्रधान को क्या कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में निर्मित होने वाले राजकीय कारखानों और औद्योगिक इकाइयों के सर्वोच्च प्रधान को क्या कहा जाता था। तो याद रखना है, औद्योगिक इकाइयों के सर्वोच्च प्रधान को क्या कहा जाता था, कर्मांतिक कहा जाता था। औद्योगिक इकाइयों के सर्वोच्च प्रधान को कर्मांतिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कर्मांतिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है मौर्य काल में राजकीय जंगलों से मिलने वाली कीमती लकड़ियों, बांस और जड़ी बूटियों के संग्रह विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में राजकीय जंगलों से मिलने वाली कीमती लकड़ियों, बांस और जड़ी बूटियों के संग्रह विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। तो याद रखना है, जंगलों से मिलने वाली लकड़ियों, बांस, जड़ी बूटियों संग्रह विभाग के अध्यक्ष को जो है कुप्याध्यक्ष कहा जाता था, कुप्याध्यक्ष। क्वेश्चन 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुप्याध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है मौर्य प्रशासन में बुचर खानों पर नियंत्रण रखने और पशुओं की प्रति क्रूरता को रोकने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में बुचर खानों पर नियंत्रण रखने और पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। याद रखना, सुनाध्यक्ष कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुनाध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है मौर्य काल में राजकीय स्तर पर मनोरंजन करने वाली कला प्रवीण महिलाओं और गणिकाओं के निरीक्षण का कार्य कौन सा अधिकारी करता था। मौर्य काल में राजकीय स्तर पर मनोरंजन करने वाली कला प्रवीण महिलाओं और गणिकाओं के निरीक्षण का कार्य कौन सा अधिकारी करता था। तो याद रखना है, महिलाओं और गणिकाओं के निरीक्षण का कार्य कौन सा अधिकारी करता था। तो आप याद रखना है, गणिका अध्यक्ष करता था। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गणिका अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है मौर्य काल में जुआ, गैम्बलिंग और पासा खेलने के अड्डों पर नियंत्रण रखने और उनसे कर वसूलने वाले सरकारी अधिकारी को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में जुआ, गैम्बलिंग और पासा खेलने के अड्डों पर नियंत्रण रखने और उनसे कर वसूलने वाले सरकारी अधिकारी को क्या कहा जाता था। याद रखना है, मौर्य काल में जुआ, गैम्बलिंग और पासा खेलने के अड्डों पर नियंत्रण रखने और उनसे कर वसूलने वाले अधिकारी को जो है क्या कहा जाता था, धूता अध्यक्ष कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, धूता अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है मौर्य काल में जब कोई किसान नई निर्जन भूमि को कृषि योग्य बनाता था तो कौटिल्य के अनुसार उस भूमि पर किसानों का अधिकार कैसा होता था। मौर्य काल में जब कोई किसान नई निर्जन भूमि को कृषि योग्य बनाता था तो कौटिल्य के अनुसार उस भूमि पर किसान का अधिकार कैसा होता था। तो याद रखना है, जो नई निर्जन भूमि को कृषि योग्य बनाता था उस भूमि पर किसानों का अधिकार कैसा था। तो याद रखना, वो भूमि जब तक खेती की जाए तब तक के लिए किसान की हो जाती थी। वह भूमि जब तक खेती की जाए तब तक के लिए किसान की हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है मौर्य काल बाजार में बिकने वाली वस्तुओं पर लगने वाले बिक्री कर या चुंगी को वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में बाजार में बिकने वाली वस्तुओं पर लगने वाले बिक्री या चुंगी को वसूलने वाले अधिकारी को जो है क्या कहा जाता था। तो याद रखना है, उस अधिकारी को शुक्लाध्यक्ष कहा जाता था। जो चुंगी को वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, शुक्लाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शुक्लाध्यक्ष कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में चोरी, डकैती और हिंसक अपराधों के मामलों की जांच करने वाले
विशेष गुप्तचर दल के मुखिया को क्या कहा जाता था? अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में चोरी डकैती और हिंसक अपराधों के मामलों की जांच करने वाले विशेष गुप्तचर दलों के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो विशेष गुप्तचर दलों के मुखिया को चोरजजुक कहा जाता था, चोरजजुक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 35 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चोरजजुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य में अंतर्देशीय और समुद्री व्यापारिक जहाज़ों के बड़े की देखरेख करने वाले नौसेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? मौर्य साम्राज्य में अंतर्देशीय और समुद्री व्यापारिक जहाज़ों के बड़े की देखरेख करने वाले नौसेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? याद रखना, नौसेना प्रमुख को नावाध्यक्ष कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नावाध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के शीर्ष 18 प्रशासनिक अधिकारियों के समूह को विधिक भाषा में क्या कहा जाता था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के शीर्ष पर 18 प्रशासनिक अधिकारियों के समूह को विधिक भाषा में क्या कहा जाता था, क्या कहा गया है? तो विधिक भाषा में क्या कहा गया है? याद रखना, तीर्थ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तीर्थ कहा गया है, विधिक रूप में तीर्थ कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, मौर्य काल में उद्योगों और शिल्पकारों द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर राज्य की मुहर ट्रेडमार्क लगाने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में उद्योगों और शिल्पकारों द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर राज्य की मुहर ट्रेडमार्क लगाने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? याद रखना, मुद्रा अध्यक्ष कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 38 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुद्रा अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, मौर्य प्रशासन में जेलों प्रिजन की व्यवस्था और कैदियों की देखरेख करने वाले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो याद रखना है, कैदियों की देखरेख करने वाले प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? बंधगार अध्यक्ष कहा जाता था, बंधगार अध्यक्ष कहा जाता था। कैदियों की देखरेख करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? बंधगार अध्यक्ष कहा जाता था, बंधगार अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 39 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, कौटिल्य के अनुसार अकाल या सूखे के समय गरीब नागरिकों को अनाज वितरित करने के लिए बनाए गए राजकीय अनुगार गृह के प्रभारी को क्या कहा जाता था? कौटिल्य के अनुसार अकाल या सूखे के समय गरीब नागरिकों को अनाज वितरित करने के लिए बनाए गए राजकीय अनागार गृह के प्रभारी को क्या कहा जाता था? तो याद रखना है, कोष्ठगारा अध्यक्ष कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।